एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जाले सीधे ज़ेदा के घर जाती है और जब ज़ेदा दरवाजा खोलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और जाले को बोलती है कि अरे आप यहाँ पे, आप मुझे बोल देती तो मैं ही आ जाती। तो वो कहती है कि मैंने तो बाहर को बता दिया था, लेकिन बाहर बोलती है कि अरे वो ज़ेदा कुछ जॉब के बारे में डिस्कस कर रही थी ना, तो मैं बताना ही भूल गई कि आप आ रही हो। तो इसके बाद ज़ेदा कहती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये बताइए क्या रिपोर्ट आ गई। तो वो कहती है कि हाँ रिपोर्ट आ गई। तो कहती है वाह जल्दी से खोल कर बताइए, मैं सीधा जाऊंगी और उस ऐमरे के मुंह पे दे के मारूंगी। लेकिन तभी जाले बहुत सीरियस हो जाती है और ये देखकर बाहर बोलती है कि मिस जाले। तो फिर ज़ेदा बोलती है कि क्या हुआ, प्लीज अब आप मुझे ये मत कहिएगा कि ये बच्चा ऐमरे का नहीं है। तभी जाले कहती है कि हाँ ये बच्चा ऐमरे का नहीं है। ये सुनते ही ज़ेदा बहुत गुस्सा हो जाती है और साथ में बाहर भी बहुत शॉक्ड हो जाती है। तो ज़ेदा बोलती है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, आपकी रिपोर्ट ही गलत है, आप बिल्कुल गलत बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। बाहर तुम मेरा विश्वास करो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बच्चा सच में ऐमरे का है। तभी जाले उसे टोकते हुए कहती है कि देखो ज़ेदा ये बच्चा ऐमरे का नहीं है और ना ही ये बच्चा तुम्हारा है। अब ये सुन करके तो सभी के होश उड़ जाते हैं और ज़ेदा का इतना बुरा हाल होता है कि उसका गला भर जाता है। उसे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही होती क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पा रही होती कि इस बात का क्या मतलब है। गाइस आप लोग सोच कर देखिए कि जिस बच्चे को पालने के लिए ज़ेदा ने अपना तन मन धन ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा भी न्यौछावर कर दी, दर दर की ठोकरें खाई, लोगों से तिरस्कृत होती रही और यहाँ तक कि उसकी माँ की तो पहले ये शर्त थी कि वो उसके बच्चे का ख्याल सिर्फ तभी रखेंगी जब वो कभी दोबारा गांव लौट कर नहीं आएगी और हमेशा अपने बच्चे को पालने के लिए पैसे देगी। अगर आप लोग शुरू से उसकी जर्नी को याद करो तो न जाने उसने क्या क्या नहीं किया। इतना सब कुछ करने के बाद आज उसे पता चलता है कि उसका बेटा अर्दा तो उसका है ही नहीं। सच में गाइस ज़ेदा को तो छोड़िए, ये तो दर्शकों को भी तोड़ने के लिए काफी है। बाहर को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या बोले। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन फिर रोक लेती है खुद को और तभी ज़ेदा की नजर दूसरे रूम में बैठे अर्दा पर जाती है। वो अपने आंसू पोंछती है और फिर एकदम से बोलती है कि ये कैसे हो सकता है, इस बच्चे को मैंने खुद जन्म दिया है और आप कह रही हो कि ये मेरा बच्चा ही नहीं है। तो फिर जाले कहती है कि ज्यादातर केस में तभी ऐसा होता है जब हॉस्पिटल में बच्चा बदल गया हो। ये सुनने के बाद ज़ेदा जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी कुछ गिरने की आवाज आती है। जब ज़ेदा पलट कर देखती है तो उनके बाहर अर्दा खड़ा होता है। वो दौड़कर उसके पास जाती है, बेटा बेटा क्या तुम्हें पी करना है, चलो चलो चलते हैं। इसी तरफ मिस्टर ऐमर दोनों घर के दरवाजों को नॉक करने लगते हैं और जब बाहर निकल कर आती है बाहर और इधर से शीरीन बच्चों को लेकर बाहर आती है तो वो कहते हैं कि चलो चलो सब लोग नीचे चलो, जल्दी चलो 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 जल्दी नीचे चलो। तो फिर सभी लोग नीचे आ जाते हैं और तब मिस्टर ऐमर एकदम से आरिफ की शॉप को खोल कर दिखाते हैं कि कैसे आरिफ ने शॉप को उनकी शॉप में बदल दिया और ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। और डोरुक पूछता है कि ये क्या लिखा हुआ है तो निशान कहती है इस पर लिखा है दर्जी एनवर। बाहर मिस्टर ऐमर को गले से लगाकर कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती है और साथ ही निशान भी और बाकी सब लोग बहुत ही खुश थे और आरिफ को भी थैंक यू बोलती है बाहर। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शीरीन बहुत ही सीरियस होती है गुस्से में। यहाँ तक कि जब मिस्टर ऐमर उसे भी गले लगाते हैं तो उसका रिएक्शन बहुत ही फीका फीका होता है और थोड़ी देर में निशान की नज़र भी उस पर जाती है तो वो भी सीरियस हो जाती है जो अब तक बहुत खुश थी और फिर अपनी मौसी के साथ वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में जाले भी जाने लगती है, सभी लोगों से बाय करते हैं और फिर ज़ेदा कहती है कि पापा कॉन्ग्रेचुलेशंस, पर अभी अर्दा को नींद आ रही है, काफी रात हो रही है ना, तो मैं जाऊँ। तो कहते हैं हाँ हाँ बेटा तुम जाओ। और फिर वो बाहर से कहते हैं कि अरे ये निशान और शीरीन कहाँ चले गए। तो वो कहती है कि पापा क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा है और धीरे धीरे और ठंडा होता जाएगा तो इसीलिए शायद वो लोग घर चले गए। तभी डोरुक बोलता है कि क्या अब हमें टोस्ट खाने के लिए नहीं मिलेंगे। तो फिर आरिफ कहते हैं नहीं मिलेंगे ना, घर पे मिलेंगे। तो कहते हैं कि मुझे टोस्ट खाना है, मुझे टोस्ट खाना है। तो फिर वो आरिफ के साथ उसके घर पर जाता है और साथ में बाहर भी जाती है। डोरुक दोनों का हाथ पकड़ के चलने लगता है और जब आरिफ के घर पर वो लोग पहुंचते हैं तो फिर बाहर कहती है कि डोरुक बेटा तुम टोस्ट खाने के बाद सीधा ऊपर आ जाना। बोलता है ठीक है मॉम।
तो तभी आरिफ बोलता है कि निसान के लिए भी एक टोस्ट बनाए, लेकिन डोरुक बोलता है कि नहीं वो नहीं खाएगी। तो फिर बाहर पूछती है कि क्यों बेटा, वो क्यों नहीं खाएगी। तो फिर डोरुक बोलता है क्योंकि अब वो आरिफ अंकल से प्यार नहीं करती, क्योंकि मौसी ने उसे प्यार करने से मना किया है। बाहर बात चेंज करती है और आरिफ से कहती है कि क्या तुम इसे ऊपर तक छोड़ जाओगे, मुझे घर में काम है और अब तो ये क्लियर भी हो गया है कि ये सब किसकी वजह से हुआ है। तो आरिफ बोलता है ठीक है। इसके बाद में वो लोग अंदर आ जाते हैं। तो फिर डोरुक उस आरिफ को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। तो आरिफ बोलता है क्या हुआ बेटा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो कहता है कि क्या आप उदास हो। तो आरिफ कहता है कि मैं क्यों उदास होऊंगा। तो डोरुक बोलता है क्योंकि दीदी अब आपसे प्यार नहीं करती इसलिए। तो फिर वो दुखी तो था, लेकिन अपने इमोशंस को छुपाते हुए कहता है कि बेटा क्या मैं तुम्हारे ब्रेड पे सॉस लगाऊं। तो कहता है कि हाँ, थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत सारा लगाना। तो बोलता है ठीक है, मैं बहुत सारा लगाऊंगा। और फिर एकदम से डोरुक बोलता है कि अंकल मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर आरिफ बोलता है कि हाँ बेटा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो मुस्कुरा देता है। तो फिर डोरुक बोलता है कि और निसान से। तो कहता है हाँ, मैं निसान से भी बहुत प्यार करता हूँ। फिर डोरुक पूछता है और मम्मा से। तो फिर आरिफ कोई जवाब नहीं देता, बेचारा अपना टोस्ट बनाता रहता है। और वही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाहर ज़ेदा के पास होती है और ज़ेदा बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। तो फिर वो कहती है कि आखिर ये मिस जाले को हमारे मैटर में बीच में आने की ज़रूरत ही क्या थी। तो फिर बाहर कहती है कि उनकी क्या गलती है। तो कहती है हमने उन्हें सिर्फ एमरे के लिए टेस्ट करने को कहा था, उन्हें क्या ज़रूरत थी मेरा टेस्ट करने की, वो उनके साथ बहुत बुरा हो। गाइस वो बहुत ही दुखी होती है, तो उसको पता नहीं होता कि वो क्या बोल रही है और बस वो गुस्से में बोलती रहती है। फिर एकदम से वो बाहर को देखने लगती है, बाहर कोई जवाब नहीं दे रही होती और घबराई हुई सी होती है। तो ज़ेदा बोलती है कि सच में हमने उसे सिर्फ एमरे का ही टेस्ट करने के लिए कहा था ना। तो फिर भी बाहर कुछ नहीं बोलती, लेकिन वो दोबारा जोर दे के पूछती है। तो कहती है कि तुम इतनी श्योर थी एमरे को लेकर कि वही उसका पिता है, तो मैंने ही कह दिया था कि एक बार ज़ेदा का भी टेस्ट कर लो। अब ये सुनकर के वो इतनी गुस्सा हो जाती है कि बाहर को भी कुछ अब्यूजिव वर्ड बोलती है। तो इसके बाद बाहर कहती है कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब एक रियलिटी हमारे पास जो हम बदल नहीं सकते, अब हमें आगे देखना है कि क्या करना है। तो ज़ेदा बोलती है कि मुझे जो करना होगा मैं कर लूँगी, अब तुम्हें इसमें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उठकर जाने लगती है। तो बाहर बोलती है कि क्या करोगी तुम अब। तो कहती है कुछ नहीं करूँगी। बाहर बोलती है ऐसे कैसे कुछ नहीं करोगी। तो वो बोलती है कि बस अर्दा मेरा बेटा है और मैं ही उसका ख्याल रखूँगी और मैं कुछ नहीं करूँगी इससे ज़्यादा। तो फिर बाहर बोलती है कि एमरे। तो बोलती है हाँ एमरे यही तो चाहता था, मैं कह दूँगी कि हाँ ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये बच्चा मेरा है और इसे मैं ही पालूँगी। तो फिर वो कुछ बोलती बाहर, इससे पहले ज़ेदा कहती है अच्छा तो तुम ये सोच रही हो कि फिर एमरे सोचेगा कि मैं कैसी लेडी हूँ, पर मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम खुद ही सोचो, ईश्वर ने इसे मुझे दिया है। अब तो मेरी मॉम भी बीमार हो गई हैं और एमरे भी हमारे रास्ते से हट गया है, ये बच्चा पूरी तरह मेरा है। नारायण यही चाहते हैं कि मैं इसके लिए मेहनत करूं और मैं इसे पालूं। लेकिन बाहर कहती है कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं सोच रही हूँ कि मिस्टर एमरे क्या सोचेंगे, लेकिन तुम ये सोचो कि उस दूसरे बच्चे का क्या, जिसे तुमने जन्म दिया है। तो फिर ज़ेदा बोलती है कि उस बच्चे का क्या। तो बोलती है कि क्या पता उसे तुम्हारी ज़रूरत हो, जिस पर वो थोड़ा हंसकर कहती है भला मेरी ज़रूरत किसे हो सकती है। तो कहती है तुम्हें क्या पता कि वो बच्चा स्वस्थ है या नहीं, उसके पेरेंट्स उसे अच्छे से पाल रहे हैं या नहीं। तो वो कहती है कि तो अब क्या मैं हॉस्पिटल में जाकर पता करूं कि उसे कौन से पेरेंट्स पाल रहे हैं, वो जैसे ठीक है। तो फिर बाहर बोलती है क्या पता उसके पेरेंट्स इस दुनिया में हो ही ना। तो फिर ज़ेदा कहती है प्लीज़ ऐसा कुछ भी बुरा मत बोलो। तो फिर बाहर कहती है कि देखो मैं ये सब इसीलिए कह रही हूँ ताकि तुम एक बार इस बारे में भी सोचो। तो फिर वो कहती है ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगी, लेकिन अर्धा सिर्फ मेरा बेटा है, मैं ही उसे पालूंगी। तो बाहर कहती है कि तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि सिर्फ तुम्हारा ही बेटा है, वो मेरा भी तीसरा बच्चा है, अब दोबारा कभी ऐसा मत बोलना। ये सुनकर ज़ेदा बहुत इमोशनल हो जाती है और बाहर को खुशी से गले से लगा लेती है। फिर बाहर कहती है कि मैं बस उस दूसरे बच्चे की बात कर रही हूँ, लेकिन ज़ेदा कहती है कि कोई दूसरा बच्चा नहीं है बाहर और कोई बात मत करो। नेक्स्ट सीन में हम शीरीन को देखते हैं जो विंडो पर बैठे बैठे अभी भी मिस्टर एनवर की शॉप की तरफ देख रही थी कि तभी वहां पर बाहर आ जाती है और बाहर कहती है कि क्या डोरुक आ गया। तो शीरीन बोलती है कि हाँ वो तो घर आ गया और अपनी बहन की बगल में सो रहा है। तो फिर वो पूछती है कि क्या पापा आ गए। तो शीरीन बोलती है कि नहीं वो अभी भी अपनी शॉप पर ही है। तो इसके बाद में बाहर कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो बोलती है हाँ बोलो क्या हुआ। तो बोलती है कि
बच्चे आरिफ से बोल नहीं रहे हैं, नाराज है। तुमने उन्हें कहा कि उसने उनके पिता को समाप्त किया है। तो कहती है कि क्या इसमें कुछ झूठ है। तो वो कहती है कि देखो, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आरिफ ने किसी को समाप्त नहीं किया। जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था। जिस पर शिरीन बोलती है कि उसने मेरी मॉम को समाप्त कर दिया और सार्ब को भी। शायद तुम्हें सार्ब के जाने से फर्क ना पड़ता हो, और क्या पता तुम अब ज्यादा खुश हो क्योंकि तुम उस कॉफी शॉप वाले के साथ कंफर्टेबल। वो इतना कहती है कि बाहर बहुत जोर से चिल्लाती है कि शट अप। तो शिरीन कहती है कि रुक क्यों गई, और उसके बाद फिर वो और भी गलत बोलती जाती है। और इतने में वहाँ पर निशान आ जाती है और कहती है कि मम्मा। तो ये सुनकर बाहर एकदम रुक जाती है, वो लोग चुप हो जाते हैं। इतने में कोई डोर नॉक करता है तो शिरीन बोलती है शायद पापा आ गए, और वो वहाँ पर जाके बोलती है कि पापा सब लोग सो गए हैं, तो चलिए थोड़ा बाहर चलते हैं। तो बाहर कहती कि जाओ निशान, जाकर सो जाओ। तो निशान कहती है कि मम्मा मौसी सही तो कह रही हैं। तो बाहर कहती है कि बेटा तुम अपने आरिफ अंकल से नाराज हो। तो कहती है हाँ मैं नाराज हूँ, उन्होंने मेरे पिता को और मेरी नानी को समाप्त कर दिया, मुझे खुद मौसी ने बताया। तो बाहर कहती है कि बेटा वो एक एक्सीडेंट था, जब मुझे हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो तभी ये एक्सीडेंट हो गया, इसमें आरिफ अंकल की कोई गलती नहीं है। तो वो कहती है कि गलती है क्या, वो देखकर गाड़ी नहीं चला सकते थे, रूल फॉलो नहीं कर सकते थे, तो आज मेरी नानी और मेरे पिता दोनों ही जीवित होते। एक सीन में हम शिरीन को देखते हैं जो अपने आंखें बंद करके बहुत ही क्रीपी वे में कुछ तो याद करती है, जैसे कि कोई स्केच अपने ब्रेन में इमेजिन करती है और उसके बाद उसे बनाना शुरू करती है। और गाइस वो जब बना रही थी, जो उसके एक्सप्रेशन थे, आई कांट एक्सप्लेन, वो बहुत ही मैडनेस के साथ, बहुत क्रेजीनेस की तरह काम कर रही थी और किसी का तो स्केच बना रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर एनवर आ जाते हैं, तो वो अपना स्केच जल्दी से उल्टा करके रख देती है। और इसके बाद मिस्टर एनवर कहते हैं कि बेटा मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। तो वो भी गुड नाइट कहती है, लेकिन इसके बाद कहती है कि पापा, और फिर उठकर आती है और उन्हें अपने गले से लगा लेती है। अब गाइज इस तरह से गले लगाना आप याद रखिएगा, क्योंकि कहानी यहाँ से बहुत ही अलग मोड़ लेगी। और इसके बाद जब मिस्टर एनवर वहाँ से चले जाते हैं तो वो अपना स्केच उठाकर देखती है और ये किसी का नहीं बल्कि आरिफ का स्केच होता है, जिसे देखकर वो मुस्कुराती है, जिसका मतलब है कि अब सार्ब के बाद आरिफ ही उसका अगला शिकार है। तो क्या सार्ब की तरह आरिफ भी इसके जाल में फंस जाएगा, या कहानी लेगी बहुत ही अलग मोड़? ये जानने के लिए आने वाले एपिसोड्स का इंतजार कीजिएगा। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।